Okay, great. Now we should get started with, I'll be taking a small session of grammar today. And what I shall do is I'll be taking, three things that probably you might have not done. I'm going to take inclusives. Now, what do we mean? What do we mean by inclusives? Now, inclusives are words like not only, or expressions like not only, but also, both, and as well as. So I repeat, there are three things. Inclusives are words like not only, but also, both, and as well as. These are the phrases that you usually utilize when you are writing or you are speaking a sentence. Now, for example, he is not only clever but also intelligent is a very nice sentence by using but, not only, and but also. So you need to understand the grammar when you are utilizing these phrases like not only, but also, both, and as well as. Now, why are these things needed if you want to make a complex sentence, if you want to make a bigger sentence? Because you know that in IELTS writing and speaking, there is a big need for you to write complex sentences. And it is therefore important to understand how you should be able to utilize this type of phrases. So I repeat, for those who just joined, there are certain number of words that are needed to be utilized together, such as not only, but also. अगर आप बोथ का इस्तेमाल करते हो तो आपको एंड के साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अकेले में आपको एज वेल एज इस्तेमाल करना पड़ेगा. मैं चाहूंगा कि व्हेन यू आर राइटिंग, व्हेन यू आर स्पीकिंग, प्लीज यूटिलाइज दिस टाइप ऑफ फ्रेजेस which will help you to get a great score. Okay, ये सारे फॉर्म्स जो होते हैं वो पैरेलल होने चाहिए. I'll come to that part, what you mean by parallel words. But whenever you are utilizing not only, but also, both, and और अकेला as well as, तो याद रखना है कि अगर आप कंपेयर करते हो तो नाउन के साथ नाउन का ही कंपैरिजन होना चाहिए. यू शुड कंपेयर एडजेक्टिव विथ एन एडजेक्टिव, एंड यू शुड आल्सो कंपेयर वर्ब विथ ए वर्ब. तो अगर ये फ्रेजेस का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उसका कंपैरिजन पैरेलल होना जरूरी है. सो लेट अस टेक द फर्स्ट वर्ड. पहला है नॉट ओनली, बट ऑल्सो. मैं सब लोगों को ये कहना चाहूंगा कि अगर आप नॉट ओनली का इस्तेमाल करते हो तो आपको साथ में बट ऑल्सो का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा. यू विल ऑल्सो नीड टू. या इज माई वॉइस ऑडिबल टू एवरीबडी? Krishna is telling me that my voice is not audible. Yeah, is my voice audible, everybody? Yeah, it is absolutely audible. Krishna, you need to check out from your end, because all the other students are telling me that my voice is audible. So I believe that there should be some problem from your end only. Okay, so whenever you're utilizing not only, then you are also supposed to use but also. The correlative conjunctions not only but also must be used as a pair in joining like entities. तो ये कैसे इस्तेमाल करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे ध्यान रखना है. फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट ओनली प्लस, याद रखना है. फॉर एग्जाम्पल, राम इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो हैंडसम. तो हमने कैसे किया? सब्जेक्ट हुआ राम, वर्ब हुआ इज, नॉट ओनली के बाद यू कैन यूटिलाइज नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्लस वापस बट ऑल्सो आएगा. अगर आपने नाउन का इस्तेमाल किया तो वापस नाउन का इस्तेमाल कीजिए, एडजेक्टिव है तो वापस एडजेक्टिव, एडवर्ब एडवर्ब, एंड प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज. अगर आप वर्ब का सिर्फ इस्तेमाल करते हो तो ऐसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस नॉट ओनली प्लस वर्ब प्लस बट ऑल्सो प्लस वर्ब. मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. आई रिपीट, अगर आप ये सारी चीजों का इस्तेमाल करते हो वर्ब के साथ तो यहाँ पे ऐसा आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट ओनली प्लस नाउन प्लस बट ऑल्सो प्लस नाउन, वापस नाउन आएगा. लेकिन अगर आप सिर्फ वर्ब का इस्तेमाल करते हो, देन सब्जेक्ट प्लस नॉट ओनली प्लस वर्ब प्लस बट ऑल्सो प्लस वर्ब. नाउ लेट मी शो यू द एग्जांपल्स सो एज टू मेक इट मोर क्लियर. पहला एग्जांपल लेते हैं जहां पे हम इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव का. रॉबर्ट इज नॉट ओनली टैलेंटेड बट ऑल्सो हैंडसम. वापस कहना चाहूंगा, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो शुड ऑलवेज बी यूटिलाइज टूगेदर. अगर आप नॉट ओनली का इस्तेमाल करते हो तो पीछे बट ऑल्सो का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा. आई रिपीट, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने पहले भी बताया था कि दिस शुड बी पैरेलल टू ईच अदर. सो अगर यहाँ पे एडजेक्टिव टैलेंटेड है तो यहाँ पे नीचे एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव होना, यहाँ पे है तो यहाँ पे भी एडजेक्टिव होना जरूरी है. लेट मी गिव अनदर एग्जांपल. बेथ प्लेज नॉट ओनली द गिटार बट ऑल्सो द वायोलिन. याद रखना है कि यहाँ पे नाउन है तो यहाँ पे भी नाउन होना जरूरी है. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज.
अगेन यहाँ पे धी का इस्तेमाल किया है तो यहाँ पे भी धी का इस्तेमाल होगा। गिटार के पहले दी है तो वायोलिन के पहले भी दी होना चाहिए, और एल्स ये पूरा फायदा समाप्त हो जाएगा। इट विल नॉट, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द एडवांटेज of utilizing a very wonderful phrase of not only but also. मैं आपको बताना चाहूंगा कि in speaking you are going to utilize this type of phrases lot many times. My father is not only helpful but also honest. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारे फ्रेजेस का आपको सही मायनों में इस्तेमाल होना पता चलना चाहिए। He writes not only correctly but also neatly. यहाँ पे correctly और neatly का इस्तेमाल किया, adverb का इस्तेमाल किया। अब मैं बताऊंगा prepositional phrase. Maria excels not only in mathematics but also in science. In mathematics is a prepositional phrase क्योंकि हमने in का इस्तेमाल किया है। एक्सेल्स का मतलब वो बहुत प्रोलिफरेट कर रही है, मतलब उसका वो बहुत अच्छी तरह से मैथमेटिक्स भी करती है, एंड शी इज आल्सो वेरी गुड एट साइंस। एंड फाइनली मैंने बताया था वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो ऐसे करेंगे, पॉल नॉट ओनली प्लेज द पियानो बट ऑल्सो कंपोजेस म्यूजिक। वापस मैं कहना चाहूंगा, let me have a small repetition of what I taught. Whenever you are utilizing not only, you should always be utilizing but also. लेकिन कैसे करना है is something this lecture is going to help you out. ओके दूसरा जो है फ्रेज वो है एज वेल एज। पहला है नॉट ओनली बट ऑल्सो, द सेकेंड वन इज एज वेल एज। सो व्हेनेवर यू यूटिलाइजिंग एज वेल एज, तो देखिए वही चीज को हम वापस दोहराएंगे। वही रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब या प्रेपोजिशनल फ्रेज प्लस एज वेल एज, वापस नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब और प्रेपोजिशनल फ्रेज। अगर नाउन इस्तेमाल किया तो आप वापस कंपेयर करने के नाउन ही इस्तेमाल करें, फॉर एग्जाम्पल। और अगर वर्ब है तो ऐसा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज वेल एज प्लस वर्ब। नाउ आई एम ओनली गोइंग टू शो यू ऑल दोज एग्जांपल्स दैट आई शोड इन नॉट ओनली बट ऑल्सो। वही चीज जैसे कि मैं वापस कहना चाहूंगा, राम इज नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो टैलेंटेड। तो आप एज वेल एज को ऐसे कह सकते हो, नाम राम इज टैलेंटेड एज वेल एज हैंडसम। वही चीज हो गई लेकिन हमने एज वेल एज का इस्तेमाल किया। अब उसके एग्जांपल्स देखते हैं वापस। रॉबर्ट इज टैलेंटेड एज वेल एज हैंडसम। याद हो तो अगर हमने बट नॉट ओनली बट ऑल्सो किया था तो हमने ऐसा किया था, रॉबर्ट इज नॉट ओनली टैलेंटेड बट ऑल्सो हैंडसम। दूसरा एग्जाम्पल, बेथ प्लेज द गिटार एज वेल एज द वायोलिन। याद रखना कि एज वेल एज अकेला फ्रेज है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो दोनों अलग अलग फ्रेजेस थे। ओके देन ही राइट्स करेक्टली एज वेल एज नीटली, एडवर्ब का इस्तेमाल किया। मारिया एक्सेल्स इन मैथमेटिक्स एज वेल एज इन साइंस। अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो ऐसे इस्तेमाल किया था, मारिया एक्सेल्स नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स बट ऑल्सो इन साइंस। और अगर सिर्फ वर्ब करना है तो पॉल प्लेज द पियानो एज वेल एज कंपोजेस म्यूजिक। इज इट क्लियर एवरीबडी, यस और नो, अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो ये दोनों चीजों का इस्तेमाल आई वांट स्टूडेंट्स टू, मैं समझ सकता हूं कि आज संडे है, मैं आपको परेशान कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मुझे रिस्पॉन्स दे तो मुझे पता चलेगा कि वेदर इट इज क्लियर और नॉट। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द रिस्पॉन्सेज। नाउ लेट अस गो अहेड, एक चीज और समझते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। पहला हमने क्या सीखा, लेट अस हैव अ स्मॉल रिपीटेशन ऑफ व्हाट वी डिड, व्हाट वी लर्नड फर्स्ट। व्हाट वाज द फर्स्ट फ्रेज वी लर्नड? नॉट ओनली। यस, आई वांट यू टू राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट वी लर्नड। यस स्टूडेंट्स, नॉट ओनली और साथ में क्या होगा, बट ऑल्सो। और दूसरा फ्रेज कौन सा है? as well as. Exactly, very good, thanks for responding students, you people are very 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 good at responding. Okay great, अब हम आगे बढ़ते हैं, we are going to take another thing। अब हम तीसरा इस्तेमाल करेंगे both और and। पहला था not only but also, second one was as well as, and third होगा both और and। वापस एग्जांपल देना चाहूंगा, राम is both talented and handsome। तो वही चीज का हमने इस्तेमाल किया both और and। तो याद रखना है जब आप बोथ का इस्तेमाल करते हो तो पीछे एंड होना ही चाहिए, क्योंकि आप बोथ कब बोलते हो कि अगर किसी के पास दो चीजें हैं, तो अगर आप बोथ बोलते हो तो एंड का इस्तेमाल करना जरूरी है। दिस कोरिलेटिव कंजंक्शंस अपीयर एज अ पेयर इन अ सेंटेंस, they follow the same rule as the one given for not only but also। ये आपको पैराफ्रेजिंग के लिए भी काम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको दो चीजें कहनी, एडवांटेजेस लिखना है कोई ऐसे में, तो आप नॉट ओनली बट ऑल्सो भी इस्तेमाल कर सकते हो किसी पैराग्राफ में, एंड यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज बोथ एंड। तो आप एक वेराइटी दिखा पाओगे एग्जामिनर को, दैट यू हैव गॉट द वेराइटी टू एक्सप्लेन द सेम थिंग विद डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेजेस। फॉर एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल लेंगे हम,
रॉबर्ट इज बोथ टैलेंटेड एंड हैंडसम। याद हो तो हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो कैसे किया था, रॉबर्ट इज नॉट ओनली टैलेंटेड बट ऑल्सो हैंडसम। और एज वेल एज का कैसे इस्तेमाल किया था, रॉबर्ट इज talented as well as handsome। वापस, Beth plays both the guitar and the violin। याद रहना है वापस कि अगर नाउन है तो पीछे नाउन होना चाहिए, एडवर्ब है तो पीछे एडवर्ब होना चाहिए। यू शुड मेक श्योर दैट यू डू नॉट चेंज द पार्ट ऑफ स्पीच। तीसरा एग्जांपल, ही राइट्स बोथ करेक्टली एंड नीटली। तो यहाँ पे हमने देखा बोथ और एंड का इस्तेमाल करना है। याद रखना है कि बोथ कैसे कहां पे इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं लिखोगे राइट्स करेक्टली बोथ एंड नीटली, ऐसा नहीं करना है, बोथ एडवर्ब के पहले होना चाहिए। ओके, देन मार्था एक्सेल्स बोथ इन मैथमेटिक्स एंड इन साइंस। और फाइनली पॉल प्लेज बोथ द पियानो एंड कंपोजेस म्यूजिक। आई होप द थिंग्स आर क्लियर स्टूडेंट्स। याद रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बोथ इस्तेमाल करते हो तो एज वेल एज नहीं करना है, बोथ के साथ सिर्फ एंड लगेगा। आप ऐसा नहीं कहोगे रॉबर्ट इज टैलेंटेड, इज बोथ टैलेंटेड एज वेल एज हैंडसम। तो एक चीज का ध्यान रखना है कि बोथ इस्तेमाल करते हो तो एंड कीजिए, और अकेला एज वेल एज करना है तो सिर्फ एज वेल एज ही करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई वांट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड, इज इट क्लियर एवरीबडी, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तीन चीजों का हमने इस्तेमाल किया, ये आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने में काम लगेगा। नंबर वन, नॉट ओनली बट ऑल्सो। सेकंड वन इज एज वेल एज। और तीसरा जो है वो है बोथ और एंड। याद रखना है कि बोथ और एज वेल एज साथ में इस्तेमाल नहीं करोगे। ओके फाइन, नाउ लेट अस डू अ स्मॉल एक्सरसाइज। आप मुझे कहेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। या आई एम गोइंग टू शो यू द, या चलिए बताइए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, मुझे बताइए व्हाट इज द आंसर गोइंग टू बी। जॉन स्पीक्स, फटाफट, ताकि हम दूसरी चीजें भी ले सके। मेक इट फास्ट गाइज एंड यू कैन चेक द आंसर्स। याद रखना है जहां पे बट ऑल्सो आता है वहां पे आगे नॉट ओनली भी होगा, नंबर वन। और जहां पे नॉट ओनली और बट ऑल्सो नहीं है और एज वेल एज नहीं है, ओके, यस, शांति से, सुकून से, नॉट एन इश्यू। ये चीज मैं सिखाने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि दिस विल हेल्प यू आउट टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस स्टूडेंट्स। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने में बहुत काम लगेगा। Take your time, it's fine, I'm not going to take more than 1 hour, so you can do it in a very relaxing manner. Okay, is it done students? There are a lot of things that we need to do, तो एक बार जल्दी से कीजिए ताकि मैं दूसरी चीजें भी ले सकूं। ग्रेट, आई एम गेटिंग आंसर्स। नाउ चेक द आंसर्स ओवर हियर। मैं यहाँ पे आंसर्स बता रहा हूँ, ऑन योर राइट हैंड साइड देयर आर आंसर्स, सो काइंडली चेक योर आंसर्स एंड लेट मी नो। या पहले का आंसर है जूलिया स्पीक्स नॉट ओनली स्पेनिश। आपको पता चल जाना चाहिए कि पीछे बट ऑल्सो है तो आगे नॉट ओनली भी लगेगा। सी बॉट द येलो स्वेटर एज वेल एज, अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो नहीं है और बोथ और एंड नहीं है तो जाहिर है इट इज गोइंग टू बी एज वेल एज। थर्ड, दे हैव हाउसेस बोथ इन द कंट्री एंड इन द सिटी, बोथ आएगा क्योंकि पीछे एंड लगा है। इज इट गेटिंग क्लियर? एज वेल एज में पीछे एंड नहीं लगता। ही इज नॉट ओनली इंडस्ट्रियस, नॉट ओनली आया तो पीछे बट ऑल्सो भी लगेगा, बट ऑल्सो इंजेन्युअस। Her children have American cousins as well as Spanish ones। क्योंकि both और and, both होता है तो पीछे and भी लगता है, तो ये चीजों का समझना बहुत जरूरी है। ओके फाइन, नाउ वन मोर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल और करते हैं। या प्लीज गो थ्रू दिस। चलिए, their European tour includes dash, second, third, fourth and fifth, last 5 examples।
I want a response from everybody. I believe that only 5 or 7 students are, giving me the response. I hope you had your breakfast in the morning. Okay, so let's check the answers now. Let's check the answers. So पहला के पहले का आंसर आएगा. The European tour includes not only Germany and Austria but also Switzerland. आप यहाँ पे देख सकते हो कि not only Germany and Australia, मतलब दो चीज है. So ऐसा नहीं है कि European tour includes not only Germany but also Switzerland. Not only Germany and Australia but also Switzerland. Second, he bandaged the arm both tightly and quickly. Clark not only practices law but also teaches it. Tom Tryon was a playwright as well as an actor. And finally, the bride's bouquet included roses as well as orchids. So I repeat, I hope the things are very, very clear to you, students. Clear ho gaya sab kuch? Yeah, so we have learned 3 things today. We have learned not only but also. Before I move on to the next slide, I hope the things are clear. So please try to make sure while you are speaking, while you are writing, include words like not only but also. याद रखना है कि not only लिखते हो तो but also का इस्तेमाल होना जरूरी है. And if you are writing both, then you should also include and. और अगर as well as का इस्तेमाल करते हो, then for example, Ram is talented as well as smart या जो भी आपको लिखना है. Make sure that the things are parallel to each other. अगर noun है तो पीछे noun होना जरूरी है. Clear? So before we go on to the next slide, any questions over here, students? Yes? Any questions? Very good. चलिए आगे बढ़ते हैं. Let us go for the new things. Just a minute. Okay, I'm going to take this essay of advantages outweigh disadvantages. Now, I'm going to take a small session of Pranali. I'll be this entire as things are going to get recorded and it will be given to you, tomorrow itself. Is it fine, Pranali? Okay, great. So I'm going to explain. I'm not going to go into detail of how to write all the types of advantages and disadvantages essay. We are now going to only focus on advantages outweigh disadvantages वाला अगर ऐसे आता है आपके एग्जाम में तो how to write that type of essay. As you all know, students, that there are 5 types of essays, and I'm not going to discuss all of them right now. I'm only going to take one type of the essay, and this is going to help you out, in writing an advantages outweigh disadvantages essay. Now, as you know that in IELTS, there is one type of essay that comes as advantages and disadvantages essay. Or in advantages, disadvantages essay, we are going, that, there are going to be 3 types of essays. मतलब advantages अगर disadvantages essay आता है, तो उसमें, there are 3 types of essays as far as advantages. So IELTS advantages and disadvantages questions normally give you a statement and ask you to comment on the advantages and disadvantages of that statement. The problem is that there are 3 types of advantages and disadvantages essay, and they each require a different approach. मतलब ऐसे IELTS में तो 5 टाइप्स के होते ही है, लेकिन उसमें जो एक टाइप होता है वो है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, उसमें भी 3 टाइप होते हैं. तो इफ यू आंसर देम इन डिफरेंट वे देन यू रिस्क लूजिंग लॉट्स ऑफ इजी मार्क्स. तो आपको एक तरीका पता होना चाहिए कि कैसे ऐसे को लिखा जा सकता है. The lesson will look at each of the 3 question types and suggest a standard sentence by sentence structure for each one of them. There will also be examples answered for each of these 3 questions to help you compare and understand the 3 approaches. मैं यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था, I'm not going to describe or discuss everything. I'm only going to describe one type of advantage disadvantage essay, जो है advantages outweigh disadvantages वाला जो essay है वो. ओके, नाउ पहले तो ये डिस्कस जस्ट बेसिक मैं समझाना चाहूंगा कि सर 3 टाइप ऑफ एसेस कौन से होते हैं. The first type is something wherein you are only required to write advantages and disadvantages. जैसे कि यहाँ पे लिखा है, in some countries young people are encouraged to work or travel for a year between finishing high school and starting university studies.
Discuss the advantages and disadvantages for young people who decided to do this. काफी बच्चे young people होते हैं, वो खत्म पढ़ने के बाद, हाई स्कूल खत्म हो जाने के बाद और यूनिवर्सिटी स्टडी जब चालू होती है उसके पहले दे बेसिकली लव टू ट्रैवल और वर्क, मतलब डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर देते, पहले या तो फिर ट्रैवल करते या वर्क करते हैं. सो यू ओनली नीड टू राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. माइंड वेल, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव योर ओपिनियन. अगर आपका ओपिनियन नहीं पूछा है तो आपको ओपिनियन नहीं देना है. सो बी वेरी वेरी श्योर ऑफ दिस पार्ट. You only need to write introduction. In body paragraph 1 you might be required to write, you will be writing advantage. In body paragraph 2 you are going to write disadvantage, and finally followed by conclusion. Please be absolutely cautious about not writing your opinion, क्योंकि यहाँ पे आपका opinion नहीं पूछा है. दूसरी टाइप का जो ऐसे आता है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहूंगा. Some experts believe that it is better for children to begin learning a foreign language at primary schools rather than secondary school. काफी एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि जो फॉरेन लैंग्वेज होती है, जैसे कि स्पेनिश है, चाइनीज है, इंग्लिश भी आ जाती है उसमें, वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई जाए बजाय के सेकेंडरी स्कूल में. Do the advantages of this outweigh the disadvantages? ये दूसरी टाइप का ऐसे है. So this is a second type of essay that comes in the एग्जामिनेशन, जहां पे ऐसा आ जाता है कि एडवांटेजेस का पल्ला क्या भारी है इन कंपैरिजन टू डिसएडवांटेजेस. ये ऐसे टाइप को मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे इन IELTS एग्जामिनेशन. अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके मतलब आपको ये दिखाना पड़ेगा एग्जामिनर को आपके थीसिस स्टेटमेंट में और बाद में आपके कंक्लूजन में, दैट वेदर द एडवांटेजेस आर मोर और whether the outweigh एडवांटेजेस का पल्ला भारी है इन डिसएडवांटेजेस. यहाँ पे मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा कि अगर मैं बोलता हूं कि एडवांटेजेस का पल्ला भारी है, ये आपको समझने की जरूरत है कि इसका मतलब ये नहीं है कि एडवांटेजेस इन नंबर ज्यादा है. फर्ज कीजिए कि मैं बोलता हूं कि एडवांटेजेस ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एडवांटेजेस अगर 5 है तो डिसएडवांटेजेस 2 है, ऐसा नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि क्या वो भारी है कि नहीं, मतलब not in terms of numbers but in terms of weightage. This question is different because we have to say if the advantages are stronger than the disadvantages. Notice I didn't say if there are more advantages than disadvantages. The question is not asking you to talk about numbers but comment on the overall weight of the advantages or disadvantages. वही चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर मैं बोलता हूं कि एडवांटेजेस का पल्ला भारी है, डज नॉट मीन दैट ये उसके एडवांटेजेस इन नंबर्स ज्यादा है. हो सकता है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बिल्कुल सेम हो, लेकिन आपको लगता है कि एडवांटेज का पल्ला भारी है, तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन. यू डोंट नीड टू राइट दैट इन नंबर्स. फॉर एग्जांपल, there are a huge number of advantages to traveling by private jet, but there is only one huge disadvantage, the cost then stops most people from flying that way, and therefore the disadvantages outweigh the disadvantages. फर्ज करो अगर आपको प्राइवेट जेट में घूमना है, और प्राइवेट जेट में घूमने के तकरीबन बहुत सारे फायदे हैं, फर्ज कीजिए 10-15 फायदे हैं, लेकिन एक मेजर डिसएडवांटेज ये है कि उसमें फॉर एग्जांपल कॉस्टिंग ज्यादा है. तो आपको ये लगता है कि आपके हिसाब से वो कॉस्टिंग वाला पल्ला जो है वो ज्यादा भारी है, भले ही 5 या 6 डिसएडवांटेज हो. तो आपके हिसाब से यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द नंबर्स, आपके लिए कौन सा ज्यादा है वेट में, वही चीज आपको लिखनी है. इन दिस एग्जांपल वी हैव टू डिसाइड विच साइड इज स्ट्रॉन्गर, and this will affect our structure. If you choose advantages, then you will have to say why these are much stronger and than the disadvantages, and why the disadvantages don't hold much weight. You'd have to make this clear in your thesis statement. वापस कहना चाहूंगा, बच्चे ये कंपैरिजन भूल जाते हैं. ये they have got this misconception that if I say that advantages outweigh disadvantages, तो advantages का नंबर ज्यादा होना चाहिए. उसके पैराग्राफ्स आप ज्यादा लिख सकते हो, लेकिन इट इज नॉट कंपल्सरी. आई होप इट इज अंडरस्टूड टू यू. ओके, और तीसरे टाइप का जो एग्जांपल है जहां पे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में यहाँ पे आपको ओपिनियन देना पड़ता है. सो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि कंप्यूटर्स आर बिकमिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ स्कूल लेसन्स. डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड गिव योर ओन ओपिनियन. सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे, जहां पे आपको अपना ओपिनियन भी देना है. ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट अगेन बिकॉज इट इज मोर लाइक एन ओपिनियन ऐसे एंड अ डिस्कशन ऐसे एट द सेम टाइम.
आपको पता होगा एक डिस्कशन वाला भी ऐसे आता है, डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। तो वही आपको स्ट्रेटेजी का यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। यू हैव टू राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2 रिस्पेक्टिवली, एंड इन द इंट्रोडक्शन एंड इन द कंक्लूजन यू नीड टू गिव योर ओपिनियन कि आपको कौन सा टू विच साइड you wish to write, or you believe that it is right, but also having a clear position on that statement. Okay, fine. So as I have told you before, I am not going to discuss all the 3 types of advantages, disadvantages essay. I'm only going to discuss advantages outweigh disadvantages wala essay. Okay, fine. First कीजिए कि आपके पास ये है, this is the topic. In some countries, governments are encouraging industries and businesses to move in regional areas outside the big cities. Do the advantages of this trend outweigh the disadvantages? मैं चाहूंगा पहले आप 10 सेकंड देता हूं मैं, आप इसको गौर से पढ़े। Is it read, everybody? Outweigh means उसका पल्ला भारी है। Okay, so the question ये कहता है कि in some countries governments are encouraging industries and businesses to move in regional areas outside big cities. काफी कंट्रीज में गवर्नमेंट एनकरेज करती है बिजनेसेस को और इंडस्ट्रीज को कि वो सिटी के बाहर रीजनल एरियाज में चले जाए। क्या आपको लगता है कि ये जो डिसीजन है, उस जो एडवांटेजेस है उसका पल्ला भारी है इन कंपैरिजन टू डिसएडवांटेजेस? तो अगर ये आपको करना है तो आप कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले एज आई टेल ऑल माई स्टूडेंट्स बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग द एसे, इज टू मेक श्योर दैट यू फाइंड आउट इनफ वोकैबुलरी। क्योंकि ये वोकैबुलरी अगर आपने पहले अगर लिख दी है, अगर आपने पहले सोची हुई है, पहले नोट डाउन की है, इट विल बी इजियर फॉर यू टू राइट दैट इन योर एसे। तो जैसे कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन सी वोकैबुलरी मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, बिकॉज दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू बी, दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू इन योर एसे। जैसे कि सम के बदले हम सर्टन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्री के बदले नेशन, गवर्नमेंट के बदले दी स्टेट, या फिर नेशनल अथॉरिटीज, नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, because the first line that you are going to write is going to be the paraphrasing of this line. In some countries government are encouraging industries and businesses to move in regional areas outside big cities. तो यही चीज का आपको पैराफ्रेजिंग करके लिखना है। मूव के बदले आप लिखोगे रिलोकेट, रीजनल एरियाज के बदले आप लिख सकते हो कंट्री साइड या आउटसाइड सिटी सेंटर्स या फिर रूरल एरियाज, और बिग सिटीज के बदले आप लिख सकते हो अर्बन सिटीज या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज। तो यही चीज अगर आपने पहले लिख दी है, मैं हर बच्चों को कहता हूं कि 40 मिनट्स का टाइम बहुत ज्यादा है। इन 40 मिनट्स यू पॉसिबली कुड राइट 2 एसेस। तो मैं चाहूंगा कि इसका आप स्मार्टली इस्तेमाल करें। 5 मिनट्स, the first time that you see the essay you need to read it for almost 4 or 5 times so that you don't miss out on any points. And number 2, try to jot down the vocabulary, because this vocabulary is going to be helpful to you when you are writing the remaining essay. तो ये हमने vocabulary चेक कर ली है। अब हम ये चीज का ध्यान रखना है, ये आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, ये ऐसे वर्ड्स फ्रेजेस है जो आप इंट्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हो और कंक्लूजन में। whenever there is an advantage outweigh disadvantage या फिर disadvantage आउटवे डिसएडवांटेज वाला ऐसे आता है, तो ये फ्रेजेस का इस्तेमाल होना ही होना है। तो अगर आपने पहले फ्रेज का इस्तेमाल पहले पैराग्राफ में किया, देन यू कैन यूटिलाइज एनी वन ऑफ द फ्रेज फ्रॉम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में इन द कंक्लूजन। तो मैं चाहूंगा सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले, और ये चीज आप इस्तेमाल कर सकते हो इन एनी ऐसे in which you are required to write whether advantages outweigh disadvantages. Please let me know when you have taken the screenshot, because this is going to be very, very helpful to you when you're writing this type of essay. Please let me know when you have taken the screenshot. Yeah, is it done, students? Yeah. So if you have taken the screenshot, ये अब देखिए ये चीजों का इस्तेमाल कैसे होगा, ये कैसे करेंगे इसका इस्तेमाल। फॉर एग्जाम्पल, इन माई व्यू द ड्रॉबैक्स ऑफ दोस चेंजेस आर मोर सिग्निफिकेंट देन द बेनिफिट्स, या तो फिर although some benefits can be seen from the phenomenon,
the drawbacks are more significant. आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं पहली बात करूं, यहाँ पे आप इसको कैसे इंटरचेंज कर सकते हो, यहाँ पे ड्रॉबैक्स है, उसके बदले आप बेनिफिट्स लिख सकते हो यहाँ पे. So you can write like this: in my view, the benefits of those changes are more significant than the drawbacks. तो आप ये भी कर सकते हो. So you need to know कि ये चीज लिखते वक्त ये चीज का इस्तेमाल होना जरूरी है. वैसे ही यहाँ पे despite some obvious disadvantages of this trend, तो आप यहाँ पे कर सकते हो despite some obvious advantages of this trend, I believe that these are outweighed by the disadvantages. So you can interchange drawbacks and benefits वगैरह इसको, लेकिन याद रखना है कि ये कॉपी पेस्ट में ये याद रहे कि आप जो ये फ्रेजेस है वो इंट्रोडक्शन में लिखा है एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस, और गलती से अगर कंक्लूजन में डिसएडवांटेजेस आउटवे मतलब उलट पुलट हो गया तो बैंड्स बहुत कम आएंगे. तो उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है. आई होप आई एम ट्राइंग व्हाट आई एम ट्राइंग. मैंने अभी जो लास्ट लाइन बताई, मैंने देखा हुआ है कि ये कॉपी पे पेस्ट करते हो आप, उसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है. कभी मैं एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस लिख देते हो इंट्रोडक्शन में और कंक्लूजन में उल्टा हो जाता है. तो वो चीज का जरा ध्यान रखना. ओके, नाउ लेट अस टेक द एसे पार्ट. नाउ एसे आपका ये था. In some countries, governments are encouraging industries and businesses to move in regional areas outside big cities. Do the advantages of this trend outweigh the disadvantages? हमने पहले ये चीज पहले ही ऑलरेडी जॉट डाउन कर दी थी. यही चीज आपको एग्जाम में भी करनी है. 5 या 7 मिनट का समय बसर कीजिए just to make sure that you write enough vocabulary. Now I am reading the essay. Now is somebody going to help me out on this? Yes, I need somebody to help me out reading this essay. I have been reading since last 35 minutes. So who's going to help me out? Yeah, Jaldi. Yeah, you can do that. Just a minute. Yeah, Jaldi. Can you read? Yes, sir. Yeah, first read very slow. Yes, sir. National authorities in a number of nations are encouraging companies to relocate outside city centers. Okay, fine. Now, ये जो आपकी पहली लाइन है is basically the paraphrasing of this line. In some countries, governments are encouraging industries and businesses to move in regional areas outside big cities. मैं सारे बच्चों को I am going very slow क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आप इतना सारा समझाने के बाद मैं जब ऐसे चेक कर रहा हूँ तो people still commit mistakes. So make sure that यही चीज देखिए. जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सिटी सेंटर्स, आउटसाइड सिटी सेंटर्स, देखिए मैंने यहाँ से लिया रीजनल एरियाज के बदले मैंने लिया आउटसाइड सिटी सेंटर्स, और सम कंट्रीज के बदले नेशनल अथॉरिटीज का इस्तेमाल कर दिया, और एनकरेजिंग का तो हमने एनकरेजिंग लिखा, और रिलोकेट किया हमने बिजनेस टू मूव आउटसाइड, तो इसके बदले हमने रिलोकेट. सो इट बेसिकली कन्वेज द सेम मीनिंग एज इट इज गिवन ओवर हियर, बट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू यूटिलाइज डिफरेंट वोकैबुलरी. अब आपको यहाँ पे ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा कि किसका पल्ला भारी है, और उसी के लिए आपने जो अभी स्क्रीनशॉट लिया जो फ्रेजेस का, यहाँ पे उस फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हो. लेकिन जब आप यहाँ पे फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हो तो आप लिखे के एडवांटेज या डिसएडवांटेज कौन सा है डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मत कीजिए, वरना पता चल जाएगा. या रीड जल्दी. Yes, sir. While there are some advantages of this trend, like slowing down of traffic in metropolitan areas, I would argue that its disadvantage, like harm to the natural environment because of construction of factories, is more significant. Okay, तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि भले इसका एक एडवांटेज है कि अगर आप इंडस्ट्रीज को रूरल एरियाज में ले जाएंगे तो उससे ट्रैफिक सिटी में जो होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप उसको रिलोकेट करेंगे कहीं रूरल एरियाज में तो वहां पे काफी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होगी, वहां पे डिफॉरेस्टेशन होगा, वहां की इकोसिस्टम जो डैमेज होगी, वो जो नुकसान होगा हमें उसका पल्ला काफी भारी है इन कंपैरिजन टू स्लोइंग डाउन द ट्रैफिक. तो मैंने यहाँ पे ये बताया कि भले एडवांटेज है उसका स्लोइंग डाउन ऑफ ट्रैफिक का, लेकिन उसका जो डिसएडवांटेज है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है. तो मैं ये कहना चाहूंगा कि डिसएडवांटेज आउटवे एडवांटेजेस. इसका मतलब ये हुआ. इज इट गेटिंग क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीबडी. Yes or no? Write in the chat box so that I could understand whether this is understood or not, because your answer is very important. Clear? I am going very slow students so that you understand, और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से लिखना है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, या देन लेट अस डू लुक एट द. अब क्या करेंगे बॉडी पैराग्राफ 1 में आपको ज्यादा एडवांटेजेस नहीं लिखने, एक ही एडवांटेज लिखना है कि भाई इससे ट्रैफिक कंजेशन होगा. रीड जल्दी. Yes, sir.
One of the benefits associated with moving establishments and factories to the countryside is the possibility of easing the congestion in urban areas. Since most enterprises tend to attract prospective workers, they could most likely move to those areas as well. Therefore, the number of people in both locations are balanced, preventing metropolitan areas to be overcrowded. To illustrate, most factories in New Delhi are located in secluded areas of developed municipalities, elevating issues caused by overpopulation in city centers. ओके फाइन, अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो एक ही आइडिया है। मैं हर वक्त बताता रहता हूँ बच्चों को कि एक पैराग्राफ में एक ही आइडिया को डेवलप करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने जो आइडिया जो आपका है वो पहली लाइन में बयां कर दिया है कि इट इज बेसिकली ईजिंग मतलब कम होना। हम आपको शायद पता होगा कि हमें जब पेन होता है तो हम बोलते हैं कि माय पेन हैज बीन ईज्ड, मतलब मेरा पेन कम हुआ है। तो ये लिखा है मैंने कि इससे कंजेशन अर्बन एरियाज में कम होगा। अब यही चीज को मैंने एक्सप्लेन किया कि क्यों, क्योंकि जब एंटरप्राइजेस कंपनीज बाहर चली जाएगी तो उसके साथ उसके वर्कर्स भी बाहर चले जाएंगे, तो वो लोग भी वहां पे रिलोकेट करेंगे, तो इसी के कारण अर्बन एरियाज में कंजेशन कम होगा और दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा। देखिए, तो इसी के कारण मेट्रोपॉलिटन एरिया कम क्राउडेड होगा। और बाद में हमने एग्जांपल दिया कि न्यू दिल्ली में भी ऐसा शायद हुआ है कि हमने जहां पे इंडस्ट्रीज को बाहर भेजा गया है और उसके कारण ओवर पॉपुलेशन थोड़ा सा कम, एलिवेटिंग मतलब कम होना। यहाँ पे हमने ईजिंग का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे एलिवेटिंग का, दोनों का मतलब है कम होना। तो आप देख सकते हो देयर इज ओनली वन आइडिया, और आइडिया ये है कि ये जो मूव होगा उससे अर्बन एरियाज में देयर विल बी लेसर पीपल, द कंजेशन विल बी लेसर बिकॉज पीपल विल नाउ बी मूविंग टू द रूरल एरियाज। नाउ in the second paragraph you need to mention the disadvantage. Yeah, please read. Yes, sir. Nevertheless, such a situation can be the cause of destruction to pristine areas in rural areas. Okay, now pristine का मतलब होता है कि pristine मतलब in original form, congestion का मतलब होता है traffic jam भारती, and pristine का मतलब होता है in original form, मतलब फर्ज करो कि आप कहीं पे जाते हो, so it is basically in the original form. This is what we call as pristine. Yeah, go ahead. It is inevitable that having to construct buildings for factories and enterprises means land clearing. Just in other words, sorry, इनएविटेबल का मतलब ये एक चीज तय है। अगर आप सोचते हो कि मुझे कंस्ट्रक्शन बाहर करना है तो एक चीज तो तय है कि मुझे बिल्डिंग बनाने पड़ेंगे, एक फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और उसी के कारण लैंड को क्लियर करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं बोलता हूं कि अगर फैक्ट्रीज को बाहर भेजी जाए तो ये चीज तो तय है कि लैंड क्लियरिंग तो होना ही होना है, क्योंकि अगर आप कोई कंस्ट्रक्ट करते हो तो जाहिर है पेड़ पौधों को काटना पड़ेगा, पेड़ को तो काटना पड़ेगा, तो लैंड क्लियरिंग तो होना ही होना है। ओके, इन अदर words, if such area will continue to develop, habitats will be destroyed, forcing animals to find another home or probably die due to toxic wastes from these factories. According to a 2015 study conducted by the Department of Environment and Natural Resources, animal can be barely seen within a 5-kilometer radius from biopower plant located in Bheraghat due to destruction of wildlife while it was constructed. हमने एक ही पॉइंट के बारे में यहाँ पे दबाव किया है कि इससे एनवायरनमेंट खराब होगा, तो वही चीज हमने यहाँ पे ली है, कोई नया पॉइंट नहीं दिया है। हमने पहले ये कहा कि ये चीज अगर करते हैं तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जो अनिवार्य है, और अगर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो जहाँ के जो प्राणी है वो लोग या तो फिर दूसरा घर ढूंढने की कोशिश करेंगे या तो फिर वहां के टॉक्सिक वेस्ट के कारण मर जाएंगे। और यही हुआ भेड़ाघाट में, जहां पे हमने देखा कि 5 किलोमीटर के रेडियस में काफी वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई क्योंकि वहां पे बायो प्लांट बना। तो हमने यहाँ पे ये कहा है कि फॉर एग्जाम्पल कि ये चीज करने से एनवायरनमेंट को काफी नुकसान होने की संभावना है। बट इफ यू हैव अंडरस्टूड और इफ यू हैव रियलाइज्ड, इफ यू हैव पिन पॉइंटेड, एक एक पैराग्राफ में एक ही पॉइंट है, इसी पॉइंट को मैंने एक्सटेंडेडली समझाया है। यही चीज आपको करनी है जब आप आईएलटीएस का ऐसे लिखते हो। एंड फाइनली द कंक्लूजन। In conclusion, relocation of companies to the countryside has its merits and demerits. Okay, fine. Sorry. Countryside, rural areas, हमने पहले ये चीज का ड्रॉप डाउन किया था, आपको याद हो तो when we started writing the essay, I told you that you should mark out the vocab. ये आप कहाँ पे करोगे? आप जब एग्जाम लेते हो, और एग्जाम में क्या करना है आपको, एग्जाम में जो अब आपको पेपर जो मिलता है, मतलब एग्जामिनेशन पेपर, उसमें आप ये चीज का जिक्र कर सकते हो, यू कैन जॉट डाउन, और आप पूरे ऐसे में इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने पहले जॉट डाउन किया होगा तो आपको ऐसे लिखते वक्त ये सब चीज वापस सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कंट्री साइड, पहले ही सोच रखा था कि रूरल एरियाज होगा तो कंट्री साइड का इस्तेमाल करेंगे। या गो हेड जल्दी। डिस्पाइट Despite some obvious advantages of this trend, like reduction in overcrowding and congestion, I believe that these are outweighed by the disadvantages like considerable damage to the ecosystem. भले ही वापस देखिए, अगर आप बात देखेंगे तो हमने वो फ्रेजेस जो आपने मैंने स्क्रीनशॉट करने का बोला था आपको, उसी में से एक दूसरा फ्रेज यहाँ पे लिया है और यहाँ पे वापस ये कहा है कि भले थोड़ा सा एडवांटेज है, ओवर क्राउडिंग और कंजेशन शायद कम हो, लेकिन ये काफी कम है जब डिसएडवांटेज सोचे जाए कि भाई डैमेज इकोसिस्टम हो सकता है, उसका पल्ला काफी भारी है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि ये चीज को आप ये दिस शुड बी पुट इनटू प्रैक्टिस। इज इट गेटिंग क्लियर? ये पूरा ऐसे आ गया। अगर आप इसको गौर से देखेंगे, मैं चाहूंगा आप बच्चे स्टूडेंट्स इसको गौर से देखें और आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा जो ऐसे है उसमें मैंने 275 वर्ड्स ही लिखे हैं। we have only written 275 words, and if you count the number of lines, in the first paragraph we have written 2 lines, in the second paragraph we have written probably 1 2 3 and 4 lines. Just a minute. Yeah, there are 4 lines only. In the third paragraph there are 5 lines, I suppose, and in the last paragraph there are again 2 lines, so this makes only 12 lines. So in 12 lines I have written 275 words. Now you need to make sure that you don't write more than 15 lines. 15-16 lines से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. I hope this is understood, students. Yes or no? पता चला पूरा? या जल्दी. Thank you so much. Thanks for reading. Yeah, so I need people to understand. ये चीज का आप इस्तेमाल करोगे, सिर्फ मैंने सिखाया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये चीज का आप इस्तेमाल भी करोगे. मेक श्योर दैट व्हेन यू राइट एन एसे दिस थिंग्स आर बेसिकली टेकन इनटू कंसिडरेशन. बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको ये करना है. ये चीज का वापस आई एम कमिंग टू द फर्स्ट, ये चीज का ध्यान रखना है कि जब एडवांटेजेस दिस, जस्ट अ मिनट. Yeah, so you need to make sure that these things are put down over here. यहाँ पे देखो, ये चीज को मेमोराइज कर दो, लेकिन ये डायरेक्ट बैठा का बैठा नहीं उठाना है. इसको कैसे करोगे? इन माय व्यू द ड्रॉबैक्स ऑफ द चेंजेस आर मोर सिग्निफिकेंट देन द बेनिफिट्स. जैसे कि आप ऐसा, द ड्रॉबैक लाइक ये ऑफ दोस चेंजेस आर मोर सिग्निफिकेंट देन द बेनिफिट्स लाइक, ऐसा करके लिखो. तो उससे क्या होगा? ऐसा लगेगा कि आपने इस ऐसे के लिए इसको इस्तेमाल किया है. सो डायरेक्टली इसका कॉपी पेस्ट मत करना स्टूडेंट्स. और मैंने पहले भी बताया कि अगर इंट्रोडक्शन में आप इसमें से कोई भी एक फ्रेज का इस्तेमाल करते हो, देन यू मे यूटिलाइज एनी वन ऑफ द फ्रेजेस गिवन बिलो in the conclusion. So I hope these things are clear. वापस there will be a small thing that I would like to tell you. When I say advantages outweigh disadvantages, तो नंबर ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. सोचना ये नहीं है कि सर मेरे पास एडवांटेजेस ज्यादा है. अगर आपको लगता है कि एडवांटेज आपके हिसाब से उसका पल्ला भारी है तो आप उसको लिख सकते हो. यू कैन स्टिल राइट 4 पैराग्राफ्स. सो देयर इज नो नीड टू राइट मोर नंबर ऑफ एडवांटेज. लिखते हो तो गलत नहीं है, बट देयर इज नो कंपल्सन फॉर यू टू राइट 2 एडवांटेजेस अगर आप सोचते हो कि एडवांटेजेस का पल्ला भारी है. अंडरस्टूड? So let me see. Yeah, let me see if I am able to find out. I hope you people are enjoying and understanding what I am trying to say. Okay, great. So let me see. Just a minute. Let me see if I'm able to find out. Yeah, can you see the new slide, students? Yeah, can you see the new share, the slide that I've shared once again? We'll be doing a small session of true, false, not given. Great. So I'll be doing a small session of true, false, not given. It is almost 45 minutes. मैं समझ सकता हूँ कि you are all having your Sunday, so I'll not take more time. So we are going to do a small practice of yes, no, not given. I'm not going to go into the basics of this. I'll be taking a separate session, and I want everybody. वापस मैं कहना चाहूँगा, now onwards I'll be taking one session every week, probably one session every week, unless and until there is any emergency or if I am very much short of time. तो मैं चाहूंगा जो लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन वाले हैं वो तो अटेम्प्ट करते ही है, लेकिन ऑफलाइन वाले जो बंदे हैं वो भी इस पे वो अटेम्प्ट करे, ये अटेंड करे. मेरा जो सेशन होगा वो स्किल बेस्ड होगा. तो उससे क्या होगा? आपकी स्किल्स डेवलप होगी. यू वुड प्रॉब्ली इट विल बी हेल्पफुल टू इन द रियल एग्जामिनेशन. सो आई रिपीट, इवन इफ यू आर अटेंडिंग ऑफलाइन लेक्चर्स,
I still recommend that, if you are able to attend my online session, which is usually taken once in a week, it will definitely help you out to improve your skills. Okay, great. Now, ये आपका yes no not given है. I know each and every one of you know how yes no and not given takes place. मैं इस पे ज़्यादा जोर नहीं दूंगा ना. I'm directly going ahead with the. मैं strategies भी discuss नहीं करने वाला यहाँ पे आज. I'm just trying to make sure that you people attempt this. मैं चाहूंगा इस चीज को आप एक बार ठीक से पढ़े. एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द. और मुझे आपको बताना है कि इसका आंसर ट्रू है पहले, दूसरे और तीसरे का आंसर ट्रू है, फॉल्स है, और या तो फिर नॉट गिवन है. इट्स जस्ट अ वेरी स्मॉल पैसेज. आई वांट एवरीबॉडी टू कंप्लीट. इसमें बहुत अच्छी चीजें हैं जो शायद आपको मजा आएगा. ओके फाइन. और बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजीज मैं आपको सिखाऊंगा. द लाइफ एंड वर्क ऑफ मैरी क्यूरी. आपको शायद पता होगा कि मैरी क्यूरी वाज अ नोबेल लॉरेट साइंटिस्ट हु बेसिकली इन्वेंटेड रेडियो आइसोटॉप्स. जो केमिस्ट्री में आते हैं उसमें रेडियो आइसोटॉप्स का इन्वेंशन इन्होंने किया था. तो छोटे छोटे 3 पैराग्राफ है और उसके पीछे 3 क्वेश्चंस है. आपको ये बताना है कि इसका आंसर ट्रू होगा, फॉल्स होगा, या फिर नॉट गिवन होगा, या कृष्णा. ओके, सो प्लीज गो अहेड. सो आई एम गोइंग टू गिव यू 5 minutes and then we'll discuss the answers. First, second and third, either true, false or not given. चलिए, the time starts now. Please don't go away. It should not be more than 10 minutes. Yeah, is it done, students? Okay, great. So, let us take the first thing. Marie Curie husband was a joint winner of both Marie's Nobel Prizes. So let us see what's the answer of this. इसका आंसर चेक करते हैं. Okay, so Marie Curie's husband was a joint winner. चलिए इसका देखते हैं, गौर करते हैं. अगर आप यहाँ पे देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, मैरी क्यूरीज हस्बैंड वाज अ जॉइंट विनर ऑफ बोथ मैरिज. मैरी, ये पैराग्राफ यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन है? यू विल फाइंड आउट इंफॉर्मेशन समवेयर ओवर हियर. मैरी क्यूरी इज प्रोबेबली द मोस्ट फेमस वुमन साइंटिस्ट हु हैज एवर लिव्ड. Born Maria in Poland in 1867, she is famous for her work on radioactivity and was twice a winner of the Nobel Prize. With her husband Pierre Curie and Henry
Becquerel, she was awarded the 1903 Nobel Prize for Physics and was then sole winner of the 1911 Nobel Prize for Chemistry. तो जो पहला प्राइज था वो तीनों को मिला था, मतलब उसके हस्बैंड को और साथ में हेनरी को भी, लेकिन दूसरा प्राइज था उसमें वो सोलो विनर थी, मतलब वो अकेली विनर थी। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो लिखा है कि मैरीज क्यूरीज हस्बैंड वाज अ जॉइंट विनर ऑफ बोथ मैरीज नोबेल प्राइजेस। पहले प्राइज के लिए तो उसका हस्बैंड साथ में था, लेकिन दूसरे प्राइज के लिए वो सिर्फ सोलो विनर थी। Therefore, the answer is going to be false. Any questions, any doubts over here? The answer is false because as Marie Curie was a joint winner in first, लेकिन दूसरे के लिए she was the solo winner. Is it getting clear? Okay, आगे बढ़ते हैं. The second one. Okay, यहाँ पे लिखा है. Let us see what's the answer of this. Mary became interested in science when she was a child. अगर हम जिक्र करेंगे कहीं पे भी ऐसा लिखा है, whether let us check out. From childhood Mary was remarkable for her prodigious memory. Prodigious मतलब gigantic memory. And at the end of 16 won gold medal on completion of her secondary education because her father lost. अगर हम जिक्र करेंगे तो चाइल्डहुड में इसके बारे में लिखा है, लेकिन बाद में चाइल्डहुड के बारे में कहीं नहीं। अगर चाइल्डहुड के बारे में अगर देखें तो सिर्फ इन द सेकंड पैरा 4 to 5 लाइंस में लिया है, लेकिन और कहीं पे उसका जिक्र नहीं है। और जहां पे दिया है वहां पे भी कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं है कि शी बिकेम इंटरेस्टेड इन साइंस व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। उसने शायद इन्वेंशंस काफी किए, लेकिन कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि वो जब बच्ची थी तब से उसको साइंस में इंटरेस्ट था। सो देयरफॉर द आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी नॉट गिवन। Is it clear everybody? I hope this is clear to you. The first is clear, the second is clear. Got? Yes. अब यहाँ पे तीसरा जो है लिख बार वापस गौर करते हैं। तीसरे में ये लिखा है Mary was able to attend the Sorbonne because of her sister's financial contribution. वो सॉर्बोन में शायद एजुकेशन पढ़ने गई थी और उसी के कारण अटेंड कर पाई ताकि सिस्टर का फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन था, मतलब सिस्टर ने उसको हेल्प किया था। तो अगर हम पैराग्राफ की बात करें तो यहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिखा है बिकॉज हर फादर लॉस्ट हिज सेविंग्स थ्रू बैड इन्वेस्टमेंट शी देन हैड टू टेक वर्क एज अ टीचर। From her earnings, she was able to finance her sister Bronia's medical studies in Paris, on the understanding that Bronia, मतलब उसकी sister, would in turn later help her to get an education. पहले मैरी ने उसकी बहन को हेल्प किया, यहाँ पे जो जिक्र है वहां पे लिया है। वो अपनी फाइनेंस ब्रोनिया की मेडिकल स्टडीज जो पेरिस में थी उसमें उसने हेल्प की थी, और उसके साथ ये अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि ब्रोनिया जब मैरी खुद पढ़ेगी तो ब्रोनिया भी उसको हेल्प करेगी। मैं आपको यहाँ पे ये चीज कहना चाहूंगा कि अगर ये चीज नहीं होती, फॉर एग्जांपल अगर ये नहीं होता इन 1891 दिस प्रॉमिस वाज फुलफिल्ड, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये चीज नहीं होती तो सिर्फ इस पे इसके बेसिस पे आप ट्रू नहीं कह सकते, क्योंकि एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी। और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का मतलब है कि यू नीड टू चेक आउट द क्वेश्चन अगेंस्ट द फैक्ट्स। फैक्ट्स मतलब जो आधारित, फैक्ट्स मतलब जो हकीकत है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग जरूर हुई थी, लेकिन अगर ये सेंटेंस नहीं होता 1891 द प्रॉमिस वाज फुलफिल्ड, तो यहाँ पे क्लियर हुआ है कि ये प्रॉमिस फुलफिल हुई थी और मैरी बाद में सोबोन में गई थी, मतलब ये प्रॉमिस फुलफिल हुई थी और यही चीज उसके सिस्टर ने कहा था कि वो उसको हेल्प करेगी इन टर्न। तो ये भी चीज तय हो जाती है, देयरफॉर द आंसर इज गोइंग टू बी ट्रू। लेकिन एक चीज का याद रखें कि अगर ये नहीं होता दिस प्रॉमिस वाज फुलफिल्ड, और अगर आपको सिर्फ आंसर यहाँ पे देना होता, फॉर एग्जाम्पल के लेटर हेल्प हर टू गेट एन एजुकेशन, और फर्ज करो कि ये तीसरे पैराग्राफ की पहली लाइन नहीं होती, then I would like to ask my students that what otherwise then would have been the answer? Yes, what would have then be the answer if this first line would have not been given? Very good, the answer would have then been not given. तो अगर आपका आंसर होता not given, तो ये चीज का याद रखना है, वापस हर बार आप इसको चीज से याद कीजिए कि अगर फैक्ट्स के साथ, क्योंकि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का मतलब ही ये है कि आपको फैक्ट्स के साथ इंफॉर्मेशन को कंपेयर करनी है, देयरफॉर द आंसर वुड हैव बीन नॉट गिवन। लेकिन क्योंकि फुलफिल हो गई है, या इसका देखो यहाँ पे जिक्र है, काफी लोगों ने ऐसा पूछा है कि सर इसको वापस समझाए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर फर्ज कीजिए यहाँ पे ऐसा है कि मैरी ने ये कहा था कि मैरी ने अपनी सिस्टर को हेल्प किया था एजुकेशन के लिए, उसकी सिस्टर ने उसको ये कहा था कि मैं भी तेरे को हेल्प करूंगी जब आप पढ़ने जाओगे तब।
और ये प्रॉमिस फुलफिल भी हुई। फुलफिल मतलब ये प्रॉमिस को उसकी सिस्टर ने अपनाया और उसको जिक्र भी किया, मतलब उसका फुलफिल भी किया। अगर ये फुलफिल वाला बात नहीं होता, देन द आंसर वुड हैव बीन नॉट गिवन, बिकॉज यू नीड टू चेक योर डेटा और इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट द फैक्ट्स। क्योंकि ये दिया हुआ है, इसी के कारण इसका आंसर है ट्रू। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीबडी, यस और नो? Okay, great. Now I am basically running short of the time today. I needed, but I will be, I'm going to take a very, wonderful session next week, जहां पे मैं आपको क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस के बारे में समझाऊंगा. Now, what are classification questions? I'm not going to take this right away because इसमें 1 घंटा पूरा लगेगा. ये क्लासिफिकेशन क्वेश्चन क्या है? क्लासिफिकेशन क्वेश्चन अगर आपने किए होंगे IITS रीडिंग में, तो उसमें ऐसा होता है कि साइंटिस्ट के नाम दिए जाते हैं, 3 या 2 साइंटिस्ट के नाम दिए जाते हैं और नीचे 6 या 7 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, और आपको ये बताना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट किस किस साइंटिस्ट के रेलेवेंट है। और उसमें बच्चे काफी टाइम वेस्ट कर देते हैं, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजी कि इसको कैसे क्रैक किया जाए. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेक नेक्स्ट टाइम. So I strongly recommend students that आप जब मेरा नेक्स्ट टाइम आपको जब लिंक मिले, आप वो अटेंड करें. उसमें मैं काफी डिटेल में क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस और पिक फ्रॉम द लिस्ट, अगर टाइम मिलता है तो पिक फ्रॉम द लिस्ट, वो भी एक डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मैं वो समझाने वाला हूँ, स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा. So we'll be meeting next week once again. I hope you enjoyed the lecture. It is almost 1 hour now, so I'm closing my session. I hope you enjoyed the session. We'll meet definitely next time. Thank you so much, students. Thank you so much for attending the lecture on Sunday. And have a very nice Sunday. Thank you so much, students. Thank you. Thank you, students. Thank you so much. The recording will be shared. Don't worry. Thank you, Ritu. Thank you. Thank you, Zil. Thank you, Jaideep. Thank you, Naveen. Yeah, Jaldi. You can give the speaking tomorrow. Not an issue. Thank you, Pankti.